मैंने स्टूडियो में बुलाया है मोटिवेशनल स्पीकर, जाने माने हस्ती सिर्फ होशियारपुर के नहीं बल्कि पूरे पंजाब और भारत के, प्रेम सैनी जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और खास तौर पे वो बच्चे जो कि करियर में लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे पास मेरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है और करियर के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, तैयार करता हूँ, फील्ड के लिए लॉन्च करने के लिए रेडी करता हूँ है। और बच्चों को ये मैसेज देना हर टाइम कि किसी भी सिचुएशन को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, दो नजरिए हो सकते हैं। अगर उसी सिचुएशन को हम लोग पॉजिटिवली इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, हमारा नजरिया पॉजिटिव हो जाता है, तो उसी के अराउंड इतने सारे समाधान, इतने सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए मिलते हैं और उस बोरियत का आगे उनके सक्सेस पे, जीवन पे बहुत सारा असर आ रहा है। यानी हम ध्यान और साधना का बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे, मेडिटेशन हम बचपन से उसे बता ही नहीं रहे क्या हो रहा है, और अचानक अगर उसे कुछ देर चुप रहना पड़ जाए या एकांत में रहना पड़ जाए तो वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसनी से अंधेरे को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये बातें मैं अक्सर कहता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी बहुत बेशकीमती है, जिंदगी अनमोल है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बात सत्य है। तो क्यों ना एक बार जब हमें जिंदगी मिल गई है तो इसी जिंदगी को हम खुलकर जी ले, जी भरकर जी ले, जो करना चाहते हैं वो कर ले। कहीं ना कहीं हम तनाव के नीचे दबकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर दें। आज जिंदगी और तनाव के बीच बातचीत करने के लिए मैंने स्टूडियो में बुलाया है मोटिवेशनल स्पीकर, जाने माने हस्ती सिर्फ होशियारपुर के नहीं बल्कि पूरे पंजाब और भारत के, प्रेम सैनी जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है कि आपके स्टूडियो में आके मैं आपके साथ, आपके थ्रू मैं दर्शकों से ये रूबरू हो सकूं, अपनी बात शेयर कर सकूं। धन्यवाद। जैसा आपका नाम प्रेम, वैसे ही मैंने आपको देखा, मुस्कुराहट के साथ आप प्रेम वितरित भी करते हैं समाज में। आपके आसपास रहने वाले विद्यार्थी हो या फिर आपका दोस्तों का एक सर्कल हो या समाज हो, सब पॉजिटिविटी से भरपूर नजर आते हैं। सर सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंक क्या है और ये कैसे जादुई रूप से काम करती है। ओके पांडे जी, मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि करियर में लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे पास मेरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है और करियर के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, तैयार करता हूँ, फील्ड के लिए लॉन्च करने के लिए रेडी करता हूँ। वहाँ मेरे को लगता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी बनाए रखना। और ये सब बनाए रखने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं मुखिया हूँ उस जगह का, और मेरे अंदर सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट आना चाहिए। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, अपने पेरेंट्स का भी, कि वहाँ से ये मेरे अंदर पहले से आया हुआ है और मैं इसको बांटते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी तो ऑल अराउंड दुनिया में पहले से ही बहुत फैली हुई है। तो हमारा इस जीवन में कंट्रीब्यूशन क्या होगा अगर हम भी उसके साथ हो लेंगे। हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये मैसेज देना हर टाइम कि किसी भी सिचुएशन को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, दो नजरिए हो सकते हैं। अगर हम नेगेटिवली देखेंगे तो हमें समाधान नजर नहीं आएगा, हमें परेशानियां, दुख, तकलीफें, कंप्लेंट्स, ब्लेम्स, ये सब कुछ नजर आएंगे और हम करते भी हैं ऐसे अगर हम नेगेटिवली सिचुएशंस को इवेल्युएट करना, देखना शुरू कर दें तो। लेकिन अगर उसी सिचुएशन को हम लोग पॉजिटिवली इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, हमारा नजरिया पॉजिटिव हो जाता है, तो उसी के अराउंड इतने सारे समाधान, इतने सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए मिलते हैं और चॉइस होती है हमारे पास उनमें से बेस्ट को चूज करने की और आगे बढ़ने की। सर एक छोटी सी कहानी है कि किसी
कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो बीते कई दिनों से काम कर रहा है और उसे लगा कि इस साल उसकी इंक्रीमेंट भी अच्छी लगेगी और उसकी प्रमोशन भी अच्छी होगी, पर उसकी जगह प्रमोशन किसी और की हो गई और इंक्रीमेंट भी उसे कम लगा। वो मानसिक तौर पे टूट गया और धीरे धीरे वो अपनी सारी प्रतिभा, जितने उसके अंदर स्किल थे, उसको भी उसने खो दिया और समाज ने एक, मतलब मैं कहूँ कि कुशल व्यक्ति को खो दिया। ऐसा क्यों होता है और ऐसे दौर से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं जब हम मनोबल, हमारा मानसिक तौर पे मनोबल टूटता है? पांडे जी, जो जीवन में हमें एक्सपेक्टेशंस हैं ना, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं, उसको सक्सेस हासिल करने के लिए टाइमिंग जो है ना, वो हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो पूरा हो नहीं पाता। जितनी मेहनत मैंने डाली, मेरे को बहुत बार लगेगा कि उतना रिजल्ट नहीं मिला। इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं क्या बात करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि एक इंसान है ना, उसको सिर्फ उस मोड़ तक नजर आता है, उसके बाद अगर गली या सड़क मुड़ जाती है, आगे क्या है वो नजर नहीं आता। हम लोग सिर्फ इतनी दृष्टि रखते हैं, इससे ज्यादा आगे हमें नजर नहीं आता होता। लेकिन भगवान की प्लान्स कुछ और होते हैं। बहुत बार मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जहां मेरे को जितना चाहा था उतना नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ देर बाद जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मिला। तो ये इंसान को ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्लान्स तो हैं, लेकिन उसके प्लान्स मेरे लिए उससे भी ऊपर हैं। अगर मेरे प्लान्स फेल हुए तो उसके कामयाब होने वाले हैं। मेरे को लगे रहना है, मेरे को डटे रहना है। मनोबल गिराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हमें डटे रहना जरूरी है। डोंट क्विट वाला एटीट्यूड अपने अंदर बना के रखना है। डटे रहो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। टिके रहो। यस। वक्त आने पर टिकोले ही पके आम में परिवर्तित हो जाते हैं। सर, क्या लगता है आपको, आज समाज या युवा वर्ग या हर एक वर्ग किस चीज को सबसे ज्यादा फेस कर रहा है? मेरे को तो बहुत सारे इश्यूज सामने नजर आते हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि घर से कभी ना नहीं मिलती एक बच्चे को, और बच्चे को, छोटे बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं घर में, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चे की जरूरत उसके बोलने से पहले हम पूरी करी जा रहे हैं, और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ती हैं, 8-10 साल, 15 साल, 18 साल का बच्चा हुआ, आज तक उसको कुछ खास मांगना नहीं पड़ा, या फिर मांगा तो उसने सिर्फ एक बार मांगा, दूसरे बार आइटम उसके सामने थी, चाहे वो कुछ भी थी। अब इस सब से बच्चे ने क्या सीखा कि जीवन में सिर्फ बोलने से काम हो जाते हैं, बस इससे ज्यादातर तो वो ये भी सोचता है सिर्फ सोचने से हो जाते हैं। उसके बाद उसका अगला स्टेप है, एक बार बोल लो काम हो जाता है। अब घर से बाहर निकलता है, जब फेलियर फेस करता है, तब वो ऐसा गिरता है कि पहली बार उसको एहसास होता है सिर्फ सोचने से काम नहीं हुआ, इवन बोलने से भी नहीं हुआ, थोड़ा सा किया लेकिन करने से भी नहीं हुआ। अब उसको ये एक्सपीरियंस में था ही नहीं कि सब कुछ करने से भी फेलियर होती है। अब उस फेलियर के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाता है, परेशानी होती है, फैमिली को भी होती है, और फैमिली उसको सपोर्ट करती है। लेकिन ये सारे सिनारियों में कहीं ना कहीं हम एज पेरेंट्स बराबर के जिम्मेवार हैं। हमें बच्चे को ये बात सिखाते समझाते रहना है, उसके एक्सपीरियंस में आना चाहिए कि चीज़ मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती, हम कामयाब हो भी जाते हैं, नहीं भी होते, और बहुत बार पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे को याद है हम लोग अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ के लिए बोलते थे तो कई बार वो साल बाद, कई बार 2 साल बाद, कई बार 5 साल बाद भी मिलती थी। लेकिन आज की डेट में मैं पेरेंट्स का भी देख रहा हूं कि वो इतना उतावले हैं बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। शायद वो वहां से आती है कि मेरे को कोई चीज़ अच्छे से मिली नहीं थी तो मैं अपने बच्चों को कमी ना छोड़ूं। भाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं हो रहा समाज में। बच्चे फिर उसी हिसाब से आगे चल करके प्रिपेयर हो जाते हैं अपने तरीके से। हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण, सर आपको भी लगता है क्या कि बहुत बड़ा कारण है आजकल छोटी उम्र में लोग अपनी जिंदगी से तंग नजर आ जाते हैं?
बोर हो जाते हैं जिंदगी से, जिंदगी को खत्म कर लेना सही चुनते हैं वो। बोरियत का एहसास मेरे को भी बहुत ज़्यादा बच्चों में नज़र आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? छोटे बच्चे से ही हम लोग उसको हर टाइम बिजी रखने का इंतज़ाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बच्चा अभी बेबी है, गोदी में है, वो दूध पी रहा है, तो उसके लिए एक मम्मा उसका मोबाइल, उस पर कोई वीडियो चला के उसको दिखा रही है, उसका एंटरटेनमेंट सोर्स बन रहा है। हर टाइम उसको एक खिलौना मिला तो वो खिलौने में 1 घंटे से बोर हुआ, अगले 1 घंटे के लिए उसको दूसरा खिलौना दिया गया, अगले दिन के लिए 5-7 खिलौने अलग से दिए गए। हमने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया है कि वो बोर ना हो। जी। लेकिन जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको शांति से बैठ के कुछ करना पड़ता है। वो इतना शांति से बैठना जानते ही नहीं जी। उनके लिए वो कंसिस्टेंटली कंसंट्रेशन बना के रखना, वो भी बड़ा काम हो गया। वो बोर हो जाते हैं, बिल्कुल। और उस बोरियत का आगे उनके सक्सेस पे, जीवन पे बहुत सारा असर आ रहा है। यानी हम ध्यान और साधना का बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे। मेडिटेशन हम बचपन से उसे बता ही नहीं रहे क्या हो रहा है, और अचानक अगर उसे कुछ देर चुप रहना पड़ जाए या एकांत में रहना पड़ जाए तो वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को साथ के साथ ही, जैसे आपने बात की साधना की, ध्यान की जी, कुछ देर खाली बैठना, कुछ देर बैठ के सिर्फ बातचीत करना, इसकी पेरेंट्स को भी प्रैक्टिस की जरूरत अब आज की डेट में आ रही है। जी। मेरे को लग रहा है कि ये डिवाइस जो मोबाइल है हमारे हाथ में, इसने हमें थोड़ा सा खुद भी बच्चों से दूर किया है। उसका एक्सपीरियंस बच्चों को हो रहा है, और एक ही घर में रहते हुए अलग अलग कमरे में बंद हो जाना, या एक ड्राइंग रूम में बैठ के 3 या 4 लोग सारे अपने मोबाइल पे देख के कुछ कुछ करते रहना, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है बच्चों के लिए, और समाज के लिए भी, समाज के लिए भी काफी घातक साबित होने वाला है। इसका हो ही रहा है। इस मतलब अत्याधुनिक जीवन में हमने अंधाधुंध हर एक गतिविधि की, हर एक एक्टिविटी की, पर जो नहीं किया वो अपने गोल का निर्धारण, अपने लक्ष्य का निर्धारण हमने नहीं किया। लक्ष्य हमने निर्धारित नहीं किया। सही साहब, लक्ष्य को निर्धारित ना कर पाना किसी भी विद्यार्थी के लिए या व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक और कितना घातक है, जो जिन्हें पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है और लगातार दौड़ जारी है। बिल्कुल सही बात की आपने। मेरी यंग बच्चों से बात लगातार होती रहती है, और मैं बहुत ज़्यादा उनसे बातें करते हुए ये पूछता हूँ सबसे पहले कि करना क्या चाहते हो जीवन में। तो 100 में से 95 बच्चे बहुत अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाते। रीजंस होंगे उसकी बैकग्राउंड में, मैं कई बार रीजंस में ज़्यादा जाता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं था। सबसे पहला रीज़न तो मेरे को ये नज़र आने लग गया, चॉइसेस इतनी ज़्यादा हो गई जो पहले बहुत कम होती थी। करियर की चॉइसेस भी कम होती थी। हमारे पास कितने करियर थे? 2, 4, 5, 7, 8, 10 करियर। आज की डेट में बच्चों के सामने अगर देखा जाए तो 500 करियर की चॉइस है सामने से, कुछ भी कर ले। और क्योंकि वो एक चीज़ में बोर हो जाता है बहुत जल्दी, जैसे पहले हमने बात की, तो वो एक चीज़ ट्राई करता है, उसके बाद उसको लगता है नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना, ये मेरे लिए नहीं बनी, मेरे को कुछ और करना है। इधर उधर से देखता है, मोबाइल में रील्स आ रही हैं, उसमें किसी ने कुछ और किया, वो बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि मेरे को भी यही करना है। अब जब करने लगा तब उसको पता चला कि नहीं, ये भी मेरे लिए नहीं बना। तो अपने आप के साथ बैठना, अपने आप को जानना, पहचानना, समझना, जब तक ये नहीं होता तब तक हम अपना सही गोल भी निर्धारित कर नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे को मेरे इंटरेस्ट के बारे में तो पहले पता हो, मैं फॉलो क्या कर रहा हूं। अपने किसी फ्रेंड को, हो सकता है वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता हुआ कोई एक पर्टिकुलर गोल सेटल कर लेता है जी, लेकिन मैं उसके पीछे भागता हूं जी, मेरा इंटरेस्ट तो उसमें है ही नहीं, फिर मैं तो अपने आप ही उसमें थोड़ा सा आगे जाके मुड़ जाऊंगा, या फिर अपसेट हो जाऊंगा, डिप्रेशन आएगा बाद में। या फिर पेरेंट्स कई बार अपने बच्चे के लिए खुद गोल्स बना के देना चाहते हैं, वो भी थोड़ी गड़बड़ है। बिकॉज मैंने पेरेंट्स के मतलब बच्चे का गोल खुद तय कर लेते हैं। किसी ने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर बनना है,
या इसने जर्नलिस्ट बनना है, ये गलत है। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, पेरेंट्स की आकांक्षाएं हैं। बहुत बार तो ऐसे देखा गया कि एक पेरेंट कुछ बनना चाहता था जी, हालात ऐसे हुए वो नहीं बन पाया जी, उसके दिमाग में अब हर टाइम वो रहता है मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। और मैं रुक रहा हूं सर, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश के बहुत वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर और उनके पिताजी की जो जुगलबंदी है, चलिए मैं नाम यहां नहीं लूंगा, वो अक्सर चर्चा में रहता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। हाँ। और अगर बेटा उस तरह से नहीं कर पाया फिर भी कभी बात आपस में बनेगी नहीं। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये उसमें कुछ बुरा है भी नहीं। लेकिन आज जमाना ऐसा है कि बच्चे अपनी पसंद और नापसंद सामने रखना शुरू कर दिया है। जैसे मैं था ना, मैं अपने पापा को अपनी पसंद नहीं बताता था। उन्होंने जो बोल दिया या फिर मैंने बात की सॉफ्टली और पूछा पापा जी ये कर लूं, तो उन्होंने यस बोल दिया तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा हो गया। नहीं बोला तो जो बोलेंगे मैं आराम से कर लूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल भी हूं। लेकिन आज की डेट में बच्चा अपनी बात बोल्डली रखता है और रखना जानता है। वो कहता है कि मेरे को तो ये करना है। अब अगर पेरेंट्स भी उतना ही स्ट्रिक्ट हो जाएं कि नहीं तू ये नहीं ये करेगा, उस केस में करियर बच्चे का तबाह हो जाता है। ताजा उदाहरण है IIT वाले बाबा जो महाकुंभ से फेमस हो रहे हैं, अभय सिंह। हाँ। कहते हैं कि जबरदस्ती मुझे, वो कहते हैं पहले UPSC की परीक्षा क्रैक कर ले, पड़ोसियों के लिए क्रैक कर ले। तो भाई मैं क्यों करूं। फिर एरोस्पेस में उन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद फिर अध्यात्म की खोज में निकल गए। तो ये एक ताजा उदाहरण है और इस वक्त का उदाहरण है जो कि भी ट्रेंड कर रहा है। तो सर मन के डर को कैसे व्यक्ति बाहर निकाले, बच्चा बाहर निकाले। मन के डर के आगे वो हार जाता है। हम अक्सर कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन ही उसका कह देता है कि तू ये कर ही नहीं सकता, और वहां वो हार जाता है, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे उभर पाए इससे? जो जिसको हम डर बोलते हैं ना जी, डर एक्चुअली वास्तविकता नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को रियलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच्चाई कुछ और है और डर सिर्फ एक मन में वहम है जो आपको ये बता रहा है कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी को ध्यान रखना और दूसरों में मेरे को स्ट्रेंथ नजर आए। ये कहां से आया? हमें बेसिकली अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे में ये गुण हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, जानो पहचानो कि मेरे अंदर गुण क्या है और उन गुणों के बेसिस पे मैं जीवन को आगे जीना शुरू करूं, अपने गोल्स को फॉलो करना शुरू करूं। और जो डर महसूस हो रहा है ना, वो तो जिस चीज से डर है उस काम को करने से ही डर खत्म होगा, कोई दूसरा साधन बना नहीं आज तक। डर लगता है तो वो करो। जैसे मेरे को डर लगता है मैं आपसे इस पॉडकास्ट में बात करूं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कैमरे के अलग होके बैठ के बात कर रहे थे जी। तो इसको खत्म करने का तरीका भी यही बना कि उसको करो। कोई भी काम जब आपने पहली बार किया, स्वाभाविक है अंदर से कुछ ना कुछ महसूस होगा। दूसरी तीसरी चौथी बार किया तो काम हो गया। तो अपनी पुराने टाइम में नजर मारनी चाहिए। अगर मेरे को डर लगता है इस काम के लिए तो मैं अपने आप को कैसे प्रेरित करता हूं कि कितने कामों से मेरे को डर लग रहा था। मैं तो स्टेज पे खड़े होके लोगों के सामने खुल के बात करने से भी डरता था। आज की डेट में मेरे सामने जितने मर्जी लोग हों, मेरे को बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं रहता और मैं बहुत नेचुरली बात कर लेता हूं। तो मेरा डर वो गया और कहां गया पता भी नहीं। हर एक इंसान ऐसे ही अपने डर को भगा सकता है। बेसिकली डर एक ऐसा भूत है, अगर आपने बांध लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपको बांध लेगा। डर एक भूत है जिसे अगर आपने बांध लिया तो ठीक है, नहीं तो वो आपको बांध लेगा। बिल्कुल। और अगर वो आपको बांधेगा तो फिर आप हर एक सिचुएशन में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो अपने कमरे से भी बाहर निकलने से डरना शुरू कर देते हैं। डर इतना आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हमें डर को कंट्रोल करना है, ना कि डर हमें कंट्रोल करे। क्या बात है।
बड़ी बात है, गांठ बांध लीजिए, जिंदगी सुधर जाएगी। लोग सर जी, ये डर से तो लोग डरते ही हैं, असफलताओं को भी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरा ये मानना है कि असफलता के बगैर सफलता नहीं आ सकती। मेरे अपने जीवन में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि असफलताओं से ही भरा हुआ जीवन है। लोगों को बाद में सफलता नजर आई, मेरे को उससे पहले 200 बार असफलता बियर करनी पड़ी थी। हर एक इंसान जो भी कामयाब हुआ है उससे अगर बात करेंगे तो समझ में आएगा कि असफलताएं पहले आई थीं और उसमें से हम लोग लेसन लेते हैं। असफलता में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफलता आपको ईगो देती है, प्राइड बढ़ाती है आपका, लेकिन असफलता आपको सिखाती है। अगर हमें उसमें से सबक लेना शुरू हो जाए और हम उसमें से सीख के अगला स्टेप जो है वो बेटर कर लें, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छवें स्टेप पे या छवीं बारी आप कामयाब हो जाते हो। तो असफलता को इस नजरिए से देखना चाहिए कि ये मेरा ट्रायल है और मैं फाइनल के लिए रेडी हो रहा हूं। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ट्रायल करेंगे उतना ही अच्छे से हम लोग बाद में टूर्नामेंट फेस कर पाएंगे। तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। और लोग गलतियों को भी नहीं मानते। अब पहले लोग गलती मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, उसमें सुधार कर लेते थे। अब नहीं मानते, अब गलतियों पर बहस शुरू होती है और बहस के बाद लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद थाने और उसके बाद कोर्ट और कचहरी, मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। कुछ देखते देखते मेरे ये चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हुई। जब हम छोटे थे तो हमें गलती का एहसास बहुत ही जल्दी होता था और हमें सॉरी फील करने में कोई बुरा नहीं लगता था। मेरे बच्चे हुए, उनको सॉरी बुलवाना, फील करवाना मेरे को मेहनत लगी उनको सिखाने में। और आज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करते। फील करना तो दूर की बात है, बोलते भी नहीं है। वो तो कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। यस, इस तरीके से बात होती है। तो उसका रीजन क्या है? अगर मैं अपने आप को गलत और ठीक में समझ और उसका समझ पाना ही मेरा मतलब ना हो पाया, मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले टाइम में मैं जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सही की बजाय। और मेरे को भी नहीं पता चलेगा तब तो कि गलत क्या था और सही क्या था। मैंने तो उन दोनों को मिक्स कर दिया। मैं तो गलत को भी सही मानने लग गया। जैसे झूठ को अगर सच मानना शुरू कर दो आप, तो अल्टीमेटली झूठ और सच में 6 महीने, साल के बाद क्या फर्क रह जाएगा लाइफ में? जी, दोनों एक बराबर लगेंगे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ऐसे लगेगा। बिल्कुल वैसी तरीके से अगर हम गलत और सही को सेम रूप देना शुरू कर देंगे, सेम रंग में रंग देंगे, तो कल को कैसे पहचानेंगे कि ये सही है या गलत है? और जब गलतियां इतनी ज्यादा हावी हो जाएंगी हमारे ऊपर, जिसको हम सही मान रहे थे, फिर लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना, यही रह जाता है। माफ नहीं करना चाहते लोग। अब पहले माफी दे देते थे, अब बदला लेना चाहते हैं। माफी के लिए जो मैं समझता हूं, इंसान दूसरे को माफ करने के लिए ईगो में आता है, बट उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि जब भी आप किसी बहस में या किसी लड़ाई में होते हो ना, तो परेशानी सिर्फ दूसरा नहीं बियर कर रहा होता, बराबर आप भी बियर कर रहे होते हो। पीस ऑफ माइंड चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अगर दुनिया अपने जीवन में गोल क्या है? हैप्पीनेस को अटेन करना। तो माफी अपने लिए, उसके लिए नहीं। माफ करना है, उसको माफ करना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। मेरे को माफ करना है अपने आप की शांति के लिए। मेरे को शांति तब मिलेगी, मेरे को हैप्पीनेस तब मिलेगी। अदरवाइज परेशान मैं उसके लिए हूं, लेकिन जीवन मेरा भी अपसेट है। खाना खाने का मन मेरा भी नहीं कर रहा, दिनचर्या मेरी भी खराब हो रही है, घर में मैं अच्छे से पेश नहीं आ रहा, रिलेशनशिप्स अपसेट हो रहे हैं। ये सब कुछ
मैं किसके लिए कर रहा हूं? किसी को माफ नहीं करूंगा। थोड़ा सोचें और समझें कि आप उसको तो माफ नहीं कर रहे, खुद को भी माफ नहीं कर रहे। बेसिकली आप भी बराबर हो। तो समझना यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को। माफी किसी के लिए होती नहीं है। माफी है ही अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने जीवन में खुशी के लिए। सबको माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेक्षाएं क्यों बढ़ती जा रही है सर? पुत्र की पिता से, पिता की पुत्र से, भाई की भाई से, घर की समाज से, समाज का पड़ोस से, हर जगह अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण लगता है कि मेरी आपसे, आपकी मुझसे, हर किसी की अपेक्षाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है, और जब अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती तो रिश्ते खत्म। मेरे को समझ आ रहा है कि हमने देना नहीं सीखा। अगर देना सीखते तो फिर लेने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अपेक्षा क्या है? आप मेरे को ये दो जी, आप मेरे लिए ये करो, ये अपेक्षा है ना, एक्सपेक्टेशंस आपसे। जी। अगर उसकी बजाय मेरे मन में ये हो कि मेरे को ये देना है, मेरे को आपको ये देना है, मेरे को इनको ये देना है, मेरे को समाज को ये देना है, मेरे को बच्चों को ये देना है, मेरे को जो कुछ मिला समाज से मैं उसको वापस करूं, हर टाइम मेरे मन में ऐसा आए, तो मेरे में अपेक्षा तो रहेगी नहीं कहीं भी। तो जब छोटा बच्चा है ना, अगर उसी से हम लोग ये सिखाना शुरू करेंगे कि शेयरिंग कैसे करते हैं। आज की डेट में बच्चा एक है घर में जी, और वो राजा है, उसकी हर एक बात पूरी हो रही है, सब कुछ जो आ रहा है घर में वो उसके लिए आ रहा है जी। अपेक्षा तो बनेगी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? उसको हमने क्या बनाया कि तू राजा है, सारे लोग तेरे लिए प्रजा हैं। और वो बड़ा होता है जाके 15, 16, 18 साल का, अपेक्षाएं और बड़ी होती हैं। फिर वो कहीं ना कहीं उसको सेटबैक लगता है जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, फिर वो परेशान होता है। लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आएगी तब, क्योंकि वो इसके साथ बड़ा हुआ है कि वो राजा है, उसको सब कुछ मिलेगा, सब देंगे। बजाय इसके हमें पेरेंटिंग में यहां ये सिखाने की जरूरत थी कि हमें चीजों को शेयर करके बांट के खाना चाहिए, बांट के खेलना चाहिए। जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनके साथ अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मिलाना, उनसे शेयर करवाना, उनसे कुछ दान करवाना, उनको कुछ सामान दिलवाना। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ऐसी हो सकती हैं कि बच्चा बड़ा होते होते ये समझे कि चीजें देनी भी होती हैं, अपेक्षाएं ऑटोमेटिकली हट जाती हैं, फिर नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। फिर बिल्कुल। जब अपेक्षाएं खत्म हो जाएगी। यस। आलोचना आज का ट्रेंड बनता जा रहा है। अब लोग किसी की सराहना नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको सर, क्यों इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? अब लोग आलोचना करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वो जीवन का प्लेटफॉर्म हो, जहां 4 लोग बैठ जुगलबंदी करते थे पहले, अब आलोचना की ओर बढ़ गए लोग। कमियां खामियां जो हैं उसका प्रचार प्रसार ज्यादा, खूबियों का कम कर रहे हैं। एक दो रीजन जो मेरे को सामने नजर आ रहे हैं, एक तो वो सोशल मीडिया जो है उस पे आलोचना करना, किसी के सामने ना आके उसके बारे में कुछ बोल देना बहुत आसान है। अब आपके सामने मैं बैठा हूं, आपकी आलोचना मेरे को करनी बड़ी डिफिकल्ट लगेगी। और सपोज करो आपके सामने नहीं हूं, सोशल मीडिया का मेरे पास मोबाइल पे कंट्रोल है, मैं कुछ भी लिख दूं, बहुत आसान है। एक रीजन तो ये है। दूसरा, अपनी तरफ ध्यान देने की बजाय, अपनी कमियों की तरफ ध्यान देने की बजाय, लोगों की कमियों की तरफ हर टाइम ऐसे स्कैनर लगा के रखना, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। अपना सुधार क्या होगा उसमें? मेरे में उससे क्या इंप्रूवमेंट आ जाएगी? मैं सारी दुनिया की आलोचना कर दूं, मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूं? इंसान को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, उसमें मेरी पीस ऑफ माइंड कितनी डिस्टर्ब हो रही है, मेरी हैप्पीनेस कितनी डिस्टर्ब हो रही है। अगर ये ध्यान रखना शुरू कर दें, आलोचना आप करके कभी खुश नहीं होंगे। सफलता इंसान को कैसे मिलेगी? सफल होने के लिए इंसान को क्या क्या गुण जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे?
मेरे को लगता है बहुत सारे गुण चाहिए सफल होने के लिए। पैशनेट होना पड़ता है। सबसे पहले आपने बात की थी गोल की जी। और शुरुआत गोल से होती है। जब तक गोल नहीं पता ना, तब तक सफलता को आंका नहीं जा सकता। जैसे अब फुटबॉल की ग्राउंड देख लो, उसमें जितना मर्जी भाग दौड़ कर लो फुटबॉल को लेके, जब तक वो पोल्स नहीं लगे हुए जिसके अंदर से बाल को निकालना है, तब तक आप जितना मर्जी भाग लो, उसका कुछ रिजल्ट नहीं है। उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आंक नहीं सकते। तो आंकने के लिए सबसे पहले पोल्स चाहिए कि मैं इसमें से बॉल निकालूंगा, तब गोल होगा। हाँ, तो वो गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा गोल ना भी हो, छोटा हासिल कर लो। 6 महीने साल का गोल बना लो कि मेरे को 1 साल के अंदर ये करना है। उसके लिए फिर आप हर रोज़ एफर्ट करो और बिना नागा ये ध्यान रखो कि जो मेरे काम हो रहे हैं, एक्शंस मैं कर रहा हूं, वो मेरे को गोल की तरफ लेके जा रहे हैं या गोल से पीछे को लेके जा रहे हैं। हर रोज ये मूल्यांकन खुद करना पड़ता है कि मैं उधर बढ़ रहा हूं या फिर पीछे जा रहा हूं या फिर लेफ्ट राइट हो गया कहीं। अगर तो मैं गोल की तरफ ध्यान रखते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे मैं कहता हूं कि स्लो बढ़ूं, धीरे से करूं, मेरे से बहुत ज्यादा ना भी हो, बट अल्टीमेटली अगर मैं क्विट नहीं करता तो मैं गोल को हासिल कर लूंगा। सफलता हासिल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को लगता है अच्छे इंसान बनना, अच्छे इंसान के गुण होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये है तो आप सफल हैं, अगर ये नहीं है तो सफलता बहुत दूर है। आज आपको लगता है समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अफसोस के साथ बोलता हूं कि मेरे को नहीं लगता कि समाज सही दिशा में जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि परेशान करती हैं। जब भी मैं बच्चों के साथ बात करता हूं, मिलता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, उनकी सोच पे देखता हूं, तो बहुत सारा कुछ ऐसा है जो जिसमें मेरे को तो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो वायरस ही लग गया लगता है। अभी एंटीवायरस सोचने की ज़रूरत है। सहने की क्षमता खत्म होती जा रही है। यस, थोड़ी सी टकराव होती है, गाड़ी के आगे से गाड़ी निकल जाए, गोलियां चल जाती है। यस। क्यों? मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं काफ़ी ड्राइविंग करता हूँ। मेरी शौक है, आप ये कह लो कि खूब ड्राइव करता हूँ मैं। सड़क पे इतना कॉन्शियस हो गया हूँ मैं अभी लेटली कि अगर कहीं कुछ किसी की भी गलती हुई और मैं उसको आगे से ये नहीं बोलूँगा कि तूने ये क्यों किया, ये क्या किया, और मैं तैयार हूँ आगे से ऐसे सॉरी फील करके निकल जाने के लिए। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस आपने बताया, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी लेके घूम रहे हैं हम लोग, और सड़क पे भी चलते चलते दिमाग कहीं और चल रहा है। बहुत सारे केसेस में या तो मोबाइल हाथ में है या अगर जेब में भी है तो दिमाग कहीं और है। तो उस सब के साथ साथ हम सड़क पे जा रहे हैं, गलती होना बहुत स्वाभाविक है, बट गुस्से की वजह से हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एंगर मैनेजमेंट या उसको डील करने का कुछ तरीका ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। गुस्से से भी एक इंसान दूसरे को ही परेशान नहीं करता, खुद भी परेशान होता है। बच्चों में ये चीज़ों का एहसास दिलाना, उनको डील करना सिखाना, मेरे को लगता है ये हमारी जिम्मेवारी बन रही है। अभी इस तरीके से हम लोग बच्चों को डील करना सिखाएं। एंगर मैनेजमेंट भी कोई चीज है? यस, ये एक स्किल है पांडे जी। एंगर मैनेजमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अब लाइफ स्किल्स जिसकी हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट के अलावा स्किल्स हैं जो हमें जीवन में चाहिए जीने के लिए, और उनमें ही एंगर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें गेन करनी है। गुस्सा तो हर एक इंसान में है, छोटे बच्चे में भी है, बड़े में भी है, मेरे में भी है, आप में भी है, लेकिन कहाँ कितना दिखाना है, कितना उसका उपयोग करना है, कहाँ उसको कॉर्नर में बिठा के हमें शांत करके रखना है, ये आप और हम समझते हैं, जानते हैं।
इसको बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट। और जब बच्चे को हमने ये बात नहीं सिखाई और उसने प्रैक्टिस नहीं करी और उसको सिर्फ गुस्सा दिखाना और भड़कना ही आया, तो उसके लिए नेचुरल है, वो कोई गलत नहीं कर रहा वो, लेकिन उसको सिखाया ही ऐसा गया, उसको समझ ही ऐसी आई, उसको पता नहीं है कि इसको मैनेज करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते थे करियर के हिसाब से। वो सिखाना उसको एंगर मैनेजमेंट बोलते हैं, कि डील कैसे किया जाए गुस्से के साथ। क्या अपने गुस्से को आंखों से भी दर्शाया जा सकता है बिना बोले? बिल्कुल। हमारी माँ, हमारे बाप, घरों में मेरे ख्याल में पहले इतना ज़्यादा गुस्सा बहुत ऐसे भड़क के दिखाते ही नहीं थे, आंखों से ज़्यादा गुस्सा दिखा देते थे। और हम लोगों में वो समझ भी थी कि इतना होने से ही समझ आ जाता था कि कुछ गड़बड़ है, सो स्टेप बैक कर लेते थे, जो भी कर रहे हैं रुक जाते थे, छोड़ देते थे। लेकिन आज की डेट में हमें ये बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम लोग, ये बॉडी लैंग्वेज के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको समझना और समझाना, ये भी सीखने की बात है। मेरे को लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन का एक एरिया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आता है और ये भी समझना ज़रूरी है। आंखों में क्या है नज़र आ रहा, प्यार भी नज़र आ सकता है, नॉर्मली भी हम लोग बैठ के स्वाभाविक तौर पे बैठ के आंखों से ऐसे देख सकते हैं, और अदरवाइज गुस्से वाली भी हो सकती हैं। तो वो समझना ज़रूरी है और बच्चों को आराम से ये समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन वहाँ रोल ज़्यादातर पेरेंटिंग का बहुत सारा आता है। क्या बड़े लोग गुस्सा करते हैं सर? मेरे को ये समझ आता है कि जो छोटे बच्चे हैं ना जी, वो बड़ों से सीख के आ रहे हैं, जो बड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से पेश आ रहे हैं। जैसे पापा आज की डेट में घर में गुस्सा करेगा और जितना ऊंची आवाज में बात करेगा, जितनी गालियां निकालेगा, छोटा बच्चा घर में देख रहा है, उसको ये समझ आ रही है कि गुस्सा ऐसे करते होते हैं। वो फिर जब उसको बोलना आता है, धीरे धीरे वो भी सेम उसी टोन में, उसी तरीके में गुस्सा करना शुरू करता है। तो सीखते ज्यादातर घर से ही हैं। बहुत बार पेरेंट्स मैंने देखा है इस तरीके से बात करते हैं कि ये बात पता नहीं कहां से सीख के आ गया। तो मेरे को लगता है हमें शीशा देखने की जरूरत है पेरेंट्स को। हम घर में क्या हैं, कैसे पेश आ रहे हैं, जो हम पेश आ रहे हैं हमारे बच्चे उसी का प्रतिबिंब हैं, सेम मिरर इमेज बन रही है। हम साफ हो जाएं, बच्चे बहुत अच्छे, काबिल, कामयाब ऐसे बन जाएंगे। हमारे में कमियां हैं, बच्चों में बहुत बुरी तरह से वो कमियां आगे जा रही हैं। थोड़ी कमियां हम घर से दे के भेजते हैं, स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की कमियां ऐसे एकदम से उठा लेते हैं। गुण जो है ट्रांसफर करने, उसमें मेहनत लगती है, जोर लगता है। अवगुण ट्रांसफर करने में कोई जोर नहीं लगता, वायरस की तरह होते हैं। ऐसे आप आसपास आते हो, एकदम से ट्रांसफर हो जाते हैं। हजारों हथौड़े से महादेव गढ़े जाते हैं, तब जाकर वो मंदिर में पूजे जाते हैं। आप तो इंसान हो, भगवान को भी पूजे जाने से पहले जो मूर्तिकार होते हैं वो छेनी हथौड़े से एक मूर्त का रूप देते हैं, और आप चाहते हो कि सब कुछ सरल चलता रहे। प्रभु श्री राम जी को भगवान श्री राम बनने के लिए या पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए त्याग बहुत बड़ा देना पड़ा। आज के युग में क्या हो रही, अपेक्षाएं अत्याधिक हो रही हैं, और अत्याधिक अपेक्षाएं मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने मोटिवेशनल स्पीकर आज कॉल किया था, तनाव का बहुत बड़ा कारण है। आज सिर्फ सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा हुई है, जल्दी एपिसोड 2 आएगा और उस पर चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ तनाव प्रबंधन पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। कैसे आप अपने तनाव को दूर कर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सफलता का आनंद ले सकते हैं। सर, मैं चाहूंगा अंत में अगर आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को कुछ भी संदेश देना चाहते हैं जरूर दें, और अगले एपिसोड के लिए भी मैं आज आपको जरूर इनवाइट कर रहा हूं सर। धन्यवाद पांडे जी। मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम कैसे समाज की
संरचना, कैसे समाज का सृजन कर रहे हैं, ये हम पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। हम लोग अपने बच्चे के लिए तो भविष्य बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, पानी की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, जिस चीज़ की भी मैं बात कर लूँ, हम खुद ही उसका प्रबंधन करने को रेडी नहीं हैं। और अपने बच्चे के लिए हम लोग स्वर्ग जैसा फ्यूचर देख रहे हैं। वो ऐसे आसमान से नहीं आएगा, उसको बनाना पड़ेगा, सिरजना पड़ेगा, और उसमें हमारा रोल सबसे बड़ा है। मेरा बच्चा कैसे समाज में बड़ा होगा, वो समाज मैंने बनाया है। ये जिम्मेवारी आज से आप उठाना शुरू करेंगे, कल को समाज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा और सबके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समाज बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पांडे जी, थैंक यू। मुझे दीजिए इजाजत और फिर इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और हाँ, अगर सामाजिक संरचना के तहत अगर कोई सवाल आपके मन में भी अभी रह गया हो हमारे एपिसोड से रिलेटेड, तो आप आजाद भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र हैं अपने मोबाइल फोन के साथ, अपने पीसी स्क्रीन के साथ। चलाइए उंगलियां कीबोर्ड पर, कमेंट टाइप कीजिए और कर दीजिए हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में महत्वपूर्ण सुधार आए और आपका जीवन रंगीन हो, आपका जीवन हसीन हो, आपके जीवन में खुशियां हो, आपका जीवन लाजवाब हो। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।